पूरे देश में मोरबी का रूफिंग टाइल्स बहुत फेमस था, यहाँ से पूरे देश में जाता था। समय के जाते जाते रूफिंग टाइल्स का कारोबार और जगह भी होने लगा, क्योंकि उसके मटेरियल में सिर्फ रेड लाल माटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो हमारे देश में बहुत सी जगह पे मिलती है। मतलब यहाँ का जो प्रोडक्शन था कम हो गया, डिमांड कम हो गई। फिर हमारे ये साहसिक उद्योगपतियों ने सोचा कि कुछ नया करें। 1995 में सिरेमिक इंडस्ट्री शुरू हुई और दिन ब दिन इंडस्ट्री बढ़ती गई। किसी को भी पूछो क्या, तो कि वो बोलेगा कि सिरेमिक इंडस्ट्री लगा रहे। इतनी इंडस्ट्रियां बढ़ गई। हमारे OR पटेल साहब थे, जिसने लाती प्लॉट में अपना एक छोटा इंडस्ट्री शुरू किया था अजंता के नाम से। फिर उसका बहुत डेवलपमेंट किया और हाईवे पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई अजंता की। और उसकी बनाई हुई जो घड़ियाँ थी वो करीबन 40 कंट्रीज में यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। अजंता का बहुत बड़ा नाम हो गया था उन दिनों। ये जो झूलता पुल था वो कब बना था? झूलता पुल करीबन 140 साल पहले बना था। वो हमारे मोरबी स्टेट के सर वागजी ठाकुर थे, वो इंग्लैंड गए थे। वहाँ उसने एक ऐसा ब्रिज देखा जो हैंगिंग ब्रिज था। उसने सोचा कि चलो ये हम मोरबी में बनाना चाहते हैं। हमारा जो ये दरबारगढ़ है वहाँ से वो सामने की साइड जाने के लिए उसने ये ब्रिज बनाया था। वो बनाया तो हमारे राजवीयों ने था, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि वही उसका संचालन करेंगे। तो फिर अब अपनी पालिकाएं बनी, स्वराज आया। तो कुछ समय के बाद पालिकाओं ने उसका ये अपने हस्तक लिया और उसका संचालन करने की जिम्मेदारी ली। फिर पालिका ने बहुत टाइम ये चलाया, लेकिन वो बीच बीच में जहाँ नवनिर्माण का आंदोलन हुआ और फिर कोई इधर कोई ऐसा मोरबी में कोई आंदोलन होता था तो ये पुल डैमेज था। तो फिर पालिका ने भी सोचा कि चलो ये काम अपना नहीं है, किसी को दे देते। उन लोगों ने ओरेवा से बात की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और 10 साल से ओरेवा संभाल रहा था। जो 40 साल पहले जो झूलता पुल की सिचुएशन थी ना, वो लकड़ी का था और बाद में जो रिनोवेशन हुआ उसमें जो लकड़ी नहीं थी। मेरे ख्याल से ओरेवा का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो 7 साल का था। वो ख़त्म होने के बाद फिर ये रिनोवेट करने की बात आई, तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में और फिर रिनोवेट करके शुरू करने में थोड़ा समय तो लगा। રાજાશાહીના વખતનો એટલે કે અંદાજે 150 વર્ષ જૂનો જે ઝૂલતો પુલ છે, જે સરકારશ્રીના અને મોરબી નગરપાલિકાની સાથે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી અને મેન્ટેનન્સ ઓપરેશન અને સિક્યુરિટી માટે 15 વર્ષ માટે અમારી કંપનીને સોંપવામાં આવે છે. અને આ ઝૂલતા પુલ લાસ્ટ 6 મહિનાથી અમે લોકોએ રિપેરિંગ માટે અને ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ મેન્ટેનન્સ માટે બંધ કરેલ, જે બેસતા વર્ષના નવા વર્ષના બેસતા વર્ષના દિવસે અમે એનું જાહેર પબ્લિક માટે ઓપન કરીએ છીએ. જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન અને જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે.
સાંજે 4-4:30 મને મારી બેબીએ મને ફોન કર્યો હતો કે મમ્મી શું જમવાનું બનાવે છે, તો હું ના કશું બનાવવું નથી, હું આવું ને પછી બનાવે છે. તો કે સારું, પણ એ મને એમ નહોતું કીધું કે મમ્મી હું પુલ પાસે જાઉં, ફરવા જાઉં છું. એમ મને કાંઈ વાત જ નહોતી કરી. 5 बजे गए थे तो 5 बजे टिकट ली, तब 5:30 पौने 6 बजे हमारा बारी आई पुल पर जाने की. फिर हम पुल पर गए. पुल पार किया तो दरबारगढ़ पहुंच गए. फिर वापस वहाँ पे फ़ोटो खींच के सब थोड़ी देर बैठे. मेरे साथ तो 8 लोग थे. मेरे बुआ के 3 लड़के थे, ये मौसी की 1 लड़की थी और 3 भाई बहन हम थे. मेरा फैमिली में से 35 आदमी गए थे. मेरा मामा का लड़का है, उसकी लड़की की सगाई थी. सब बैठे ही थे हम इधर के सगाई पति, फिर इधर बैठे थे. फिर सब ने प्लान बनाया कि चलो झूलता पुल चालू हुआ है ना तो घूमने जाओ. तो सब घूमने गए ने हम 4 जने गए सोने की दुकान पे. मैं 3 जણા ગયા હતા. બે આગામાં ભાઈ, 2 ભાઈઓ હતા, એક મોટા ફોન નીકળ્યો હતો. અમે ગયા ત્યાં હવા 6 થયું હશે, 6:15 જેવું. संख्या 400-500 पाका. और जब हम छोटे छोटे थे तब पुल में खाली 25 आदमी को जाने की छूट थी. 25 आदमी निकल जाए, उसके बाद 25 को जाने का. 600 के ऊपर तो उस दिन भरा हुआ था. अनपढ़े तो પછી જમવા ગયા. પછી આ નથી માર નથી, તમે જાઓ માર મંચુરી લઈ આવજો. પછી શનિ બાપી ગયા જમવા. जम्मा मिनट पर तो नाम हो जाएगा. और दोनों तरफ से टिकट काट रहे थे. कोई मना नहीं कर रहा था कि यहाँ से मत जाओ, वहाँ से मत जाओ. पुल पर इतनी भीड़ थी ना कि हम लोगों को ऐसा बोलना पड़ता था कि साइड में चलो, हमको भी जाने दो. ऐसा તમે થોડુંક હાઈલાને છે ઝૂલના ચાલુ કર્યું, 1-1.5 ફૂટ ત્યાં ફટ દે નીચે પડ્યો. फिर बीच में पहुँचे ना तब पुल टूट गया. वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है. मोरबी में केवल पुल टूटा है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ. मैं ये बिल्कुल आपको झूलता पुल के बगल में ही रहता हूँ. हम लोग एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में थे, सब पत्रकार मित्रों, और मेरा बेटा यहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि ये लोग पुल टूटा है, नदी में गिर रहे हैं, नीचे जो नदी है उसमें. उसने मुझे फ़ोन किया. मैंने बोला कि कंफर्म करो, ये तू जो बोलता है कि 100-150 लोग नीचे नदी में गिर गए, पक्का करके मुझे बताओ. उसने कहा पापा पक्का, अभी गिर रहे हैं. कितने गिर गए? पुल टूट गया है. फिर हम लोग वहाँ से सीधे यहाँ आ गए और देखा तो वो बात सही थी, बिल्कुल सही. दिवाली जस्ट ख़त्म हुई थी और गुजराती नया साल चालू हुआ था और संडे का दिन था, मुझे पक्का याद है. छुट्टियाँ चालू हुई थी और सब लोग घूमने फिरने के लिए आ रहे थे. तो मैं भी क्या है, शाम को घर से आराम करके निकला था और यहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे मेरी पुरानी, मैं यहीं पे पढ़ता था. ये एली कॉलेज है पास में, बहुत पुरानी कॉलेज है. वहीं पे मैं पढ़ता था. फिर मैं यहाँ पे आया बैठने के लिए, शाम का टाइम था तो चलो मैंने कहा दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं. तो इतने में मैं थोड़ी देर हुई होगी, घर से निकला, वहाँ पे बैठा, तकरीबन 20 मिनट हुई होगी. तब 20 मिनट के बाद यहाँ से भागो भागो लोग निकल रहे थे, चिल्ला रहे थे. तो मेरा ध्यान तुरंत उनके ऊपर गया. तो मैंने कहा है क्या?
तो उनकी आवाज़ इस तरफ से आ रही थी। मैंने सोचा शायद यहाँ कुछ हुआ है, तो फिर मैं क्या दौड़ के यहाँ आया। जैसे ही यहाँ आया ना, तो इधर पे लोग सब चिल्ला रहे थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खड़े, आसपास में सब खड़े थे, लोग वहां पे खड़े थे, ब्रिज के नीचे लोग खड़े थे। फिर देखा मैंने तो ब्रिज गिर गया और बहुत सारे लोग इधर पे पानी में डूब के चिल्ला रहे हैं। तो मैं कहाँ से तुरंत वहां से भाग के सीधा नदी से होकर उस तरफ खाली रहता है पूरा, वहां पानी नहीं रहता है। सीधा मैंने वहां से रास्ता करते करते मैं यहाँ पे पहुंचा। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा ना, तो कीचड़ में एक बच्चा फंसा हुआ था, तो मेरा ध्यान तुरंत उस बच्चे के ऊपर गया। तो मैंने उस बच्चे को खींच के तुरंत बाहर बिठा दिया। उतने में सब लोग उधर से नीचे की साइड से आके सब देखने लगे। मैंने कहा बच्चे को संभालो, कुछ देखो लगा वगा उसको, कोई चोट वोट तो नहीं आई। और ये माहौल मेरे सामने जस्ट ऐसा था, सब चिल्ला रहे थे ने, डूब रहे थे ने, क्योंकि ये ब्रिज है ना, उनके ऊपर पहले लोग गिरे, उनके ऊपर ब्रिज गिरा। इसकी वजह से क्या है, कोई निकल नहीं पाए, अंदर दब गए पूरे के पूरे पानी में। और इधर की साइड है ना, कीचड़ पूरा भरा हुआ है, तो कीचड़ में भी लोग फंस गए। नीचे पत्थर भी है, किसी को पत्थर लगने से मर गए। मतलब वो आज भी वो जब देखता हूँ ना, तो रूह कांप जाती है। मतलब इतना डरावना, इतना खतरनाक भयानक सीन था ना, मैंने मेरी लाइफ में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो कोई यहाँ पे कोई बचाव करने में जुड़ा हो? हाँ, क्योंकि पास में ये घर है, वहाँ आहिर कम्युनिटी के रमेश भाई रहते हैं, और उनका पास में घर, वो गाय बछड़े सब पालते हैं। तो वो वहाँ से तुरंत यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने भी काफ़ी लोगों को यहाँ से निकाला था। इधर ही बैठे थे, यहाँ बैठे थे, वैसे ही बैठे थे, तो ऐसी आवाज़ निकली यहाँ से कि भाई, तो हमने सोचा भाई एक जूता टूट गया है। तो यहाँ से मेरा बड़े भाई है, हम ये जो रस्सा पड़ा था दो, वो रस्सा लेके हम सीधा वहाँ पहुँच गए। एक रस्सा जो जुड़ता पुल पे जो लटकते रहे आदमी, वहाँ रख दिया, एक रस्सा नीचे रखा, और वहाँ से नीचे से मैं चला गया था। ऊपर मोटा भाई था हमारा। तो फिर वहाँ से वो जो मंदिर की बंडी वो ऊंची थी, वो रस्सा नीचे मैं तो कूद गया नीचे बाद में, बरोबर। वो तो पानी एसिड जैसा पानी था, अगर पानी वो पेट में चले जाए फिर भी आदमी मर जाता है। वो एसिड ही था, गंदा पानी था इतना। 15 लाश होती है, 4 छोकरा से, 2 लेडीज से। 15 लाश? हाँ, 15 लाश काढ़ी आ रांधવામાં બાંધી, આજ રાંધું ભેગું છે। કેટલાક લોકો અંદર ડૂબી આવે છે એવું લાગે? અંદર 70-80 તો હશે જો। मैंने तुरंत मेरे 3-4 दोस्तों को फ़ोन किया और मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की। મોરબીનો ઝૂલતો પુલ અત્યારે સંપૂર્ણ ધ્વસ્ત થઈ ગયો છે અને ઘણી બધી મૂલી માનવ જિંદગી અત્યારે અંદર બચાવ કામગીરી ચાલુ છે। હું પણ મારી ટીમ સાથે, મારા મિત્રો સાથે, તરવૈયાઓ સાથે લઈને પહોંચી ગયો છું। કોઈને પણ જરૂર પડે તો મને ફોન કરી શકે છે અને હું મોરબીના જેટલા તરવૈયા લોકો છે એને નમ્ર વિનંતી કરું છું આ મેસેજ દ્વારા કે એ પોતે જેને તરતા ફાવતું છે, જે તરવૈયા છે, એ फटाफट झुलता पुल पास आवीने बचाव कामगिरी में जोड़ाई। मैंने फेसबुक पे डाला और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, सब जगह मैंने डाला। मैंने कहा जितने भी लोग हैं जिनको मतलब तैरना आता है, कोई आसपास में मेरे दोस्त है, तो ये मेरा वीडियो देख के तुरंत झुलता पुल पे आइए आप, क्योंकि इधर लोगों की ज़रूरत है, बचाने वालों की। इधर बहुत सारे लोग डूब रहे थे, तो अकेले से तो कुछ हो नहीं सकता। फिर वहाँ से लोग आए, फिर वहाँ से लोग आए। फिर मेरा वीडियो स्टेटस देखा, सब लोग दौड़ के आए, मतलब यहाँ कुछ हुआ है। तो ऐसे ही लोग आते रहे। फिर कांति भाई थे हमारे एमएलए यहाँ के, उस टाइम तो एमएलए नहीं थे, फिर उसके बाद इलेक्शन में एमएलए हुए। उससे पहले एमएलए थे, लेकिन बीच 5 साल में एमएलए नहीं थे। फिर तुरंत ही वो उनका मैसेज उनको पता चला, उन्होंने तुरंत ही वीडियो डाला। उनका वीडियो देख के और लोग जुड़ गए। और फिर कांति भाई भी हमारे एमएलए, वो भी पहुँच गए तुरंत ही, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में वो भी पहुँच गए। तो हम लोगों ने मिल के साथ में सब ने अपने अपने शर्ट निकाल के एक रस्से जैसा, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं कुछ सामान निकालने के लिए, फिर हमने सब 10-15 लोगों ने अपने शर्ट निकाल के उस शर्ट को एक दूसरे के साथ गांठ बांध के रस्सा बनाया। फिर कांति भाई अंदर पानी में कूदे, फिर उनके साथ साथ हम लोग भी कूदे।
उनके साथ और 50 लोग हमारे साथ में जुड़ गए। सब ने रस्सा बनाया और लोगों को फेंका। इतने में हमने 10-12 लोगों को फिर रस्से पकड़ पकड़ के निकाला, पर डैमेज कैजुअलिटी बहुत हो गई थी। तब तक शायद बहुत जाने चली गई थी। ઘટના તો બહુ ખરાબ થઈ. રૂબરૂ જોયા પછી ઘણું બધું દુઃખ થતું હતું. બરોબર હું અહીંથી મારા ઘરથી જતો હતો કાર્યક્રમમાં. સરદાર પટેલના તેજિયાનો કાર્યક્રમ હતો, અહીંયા આગેવાનોનો અર્પણ વિધિ હતી, અને હું અહીંયા હજી પહોંચવાની ત્યાં હતા અને મને મેસેજ મળ્યા. એટલે તરત હું પાછો વળ્યો અને મારા ભેગા 2-3 જણા હતા. મેં તરત વિડીયો મૂક્યો કે ઝૂલતો પુલ તૂટ્યો છે. કારણ કે અહીંયાથી નીકળો તો અહીંયા મેં માણા જોયા હતા, ઘણા બધા માણા હતા. અહીંથી હું નીકળું અહીંયાથી, એટલે મને એમ થયું એટલે ઘણા બધા માણસો હતા, એ મને ખ્યાલ હતો. એટલે તરત મેં વિડીયો મોકલો, ડીએસપીને કલેક્ટરને ફોન કર્યો, ભાઈ તમે દવાખાને રહ્યો. ડીએસપીને કે તમે અહીંયા જાઓ. અને હું પછી પાછી વાળી અને સીધું અંધારું હતું. નીચે અમારું મંદિર છે ઝૂલતા પુલ, ત્યાંથી અમે હાલીને અંદર આવ્યા. અંદર આવીને જોયું. આવી અને 2-5 જણા અમારા હજી તો કાર્યકર્તા હજી પહોંચ્યા હતા 2-5 જણા. એટલે મેં કીધું પડો, એમ બધાને કહું પડો તો ખરાબ દેખાય, ગટરનું પાણી છે. એટલે મને એમ થયું કે ધારાસભ્ય તરીકે નહીં પણ એક કાર્યકર્તા તરીકે હું અંદર પડી, એટલે હાલો આપણે પડવા અંદર જઈએ. અંદર જઈએ અને આ વિડીયા અંદર મૂક્યા. અંદર ગયા પછી મેં તો વિડીયો મૂક્યો. મારું અધિકારીને એવાન છે કે તાત્કાલિક ટીપુ લઈને અંદર આવો અને બારે લાવો. મારા વાંહે લગભગ પછી તો મારા કાર્યકર્તા આવી ગયા, બોટું લઈને પ્રાઇવેટ આવી ગયા, તરવઈ આવી ગયા, વિડિયાથી લાઇટો ફિટ કરો, લાઇટો આવી ગયા. લાઇટિંગનું કીધું હોય, લાઇટિંગ તાત્કાલિક કરે, કલેક્ટરને સુતાઈ બી પરવાર કરો. તમારા કાર્યકર્તા કામે લાગી ગયા બધા, એટલે 60 બોડી કાઢી છે એટલે ટીમ લઈને જલ્દી આવે. અને લગભગ 1 જ કલાકમાં 60 અમે ડેડ બોડી કાઢી. 20-25 છોકરાઓને બચાવ્યા. એને અવરા પાણી, આપણે દેશી માણા ગામડે નાતા, એટલે કોઈ પણ માણા પાણીમાં ડૂબી ગયું હોય ને તો એને અવરું કરીને આમ ઠપઠાવવાનું, એટલે પાણી નીકળી જાય, જીવી જાય. એવા 5-15 જણા જીવ્યા. એને દવાખાને લઈ ગયા. झूलता पुल पे जो खड़े थे आदमी, उसको ऊपर चढ़ा दिया. बाद में तो जो पानी में गिर गया वो तो कोई बचा नहीं था उसमें से. तो ये जो ये काटा है ना, वहाँ से 15 लाश निकाली थी. झूलता पुल जो 30/10/2022 को इंसिडेंट हुआ था, तब हमको यहाँ पे 6:32 पे फायर कंट्रोल रूम हमारा जो है यहाँ पे 101 नंबर पे कॉल आया था कि ये पुल का इंसिडेंट हुआ है. हमने तुरंत ही हमारी रेस्क्यू की टीम यहाँ से हमने पूरा सब रेस्क्यू का सामान लेके यहाँ से हमने रवाना किया था. 6:36 पे हम झूलता पुल के पास एक नीचे एक पुल है, बैठा पुल जो हम बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग गए थे. वहाँ से हमने तुरंत ही रेस्क्यू स्टार्ट किया था. और टोटल हमने 2 जगह से रेस्क्यू स्टार्ट किया था. एक किया था हमने ये पुल की जगह से, और एक स्वामीनारायण मंदिर जहाँ पे दूसरी साइड पुल की जो एक दूसरा जो एंड था, वहाँ से हमने स्वामीनारायण मंदिर से हमारी दूसरी टीम को वहाँ से नीचे उतारा था. स्वामीनारायण मंदिर का जो ब्रिज है उस पे वहाँ पे ऐसा था कि कम से कम 15 से 20 फुट का अंतर था. ऊपर चढ़ने के लिए दिक्कत हो रही थी. जिसको बचाया था उसको, तो हमने वहाँ पे हमारा रोप लेडर था हमारे पास, वो लगा दिया था. तुरंत हमने वहाँ पे आदमी भी नीचे लगा दिए थे. वहाँ से क्या है, जिसको भी ऊपर हमको चढ़ाना है वहाँ से हम लोग चढ़ा सकें. जब झूलता पुल टूटा उस टाइम पे आप यहाँ पे थे, यहाँ क्या सिनेरियो था? नहीं सर, उस टाइम मैं यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन मैं बोटाद तब जो ड्यूटी कर रहा था. लेकिन ये सिनेरियो ऐसा था कि सबको मालूम था.
आप सोच सकते हैं कि उस दिन 6:30-7 बजे कॉल आया था, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पहला कॉल था वो नॉर्मल ही था कि यहाँ आदमी डूब रहा है, ज़्यादा आदमी है, ऐसा ही बोला था। पुल टूटा है, ऐसा कैजुअलिटी हुआ, ऐसा कुछ किसी ने बोला नहीं था। અમે અહીંયા લાલબાગ લોકેશનમાં બેઠા હતા અને અમારો કોલ આવ્યો કે ઝૂલતા પુલ, આપણે જે ઝૂલતો પુલ છે ત્યાં માણસો ડૂબે છે, એટલે અમે તરત નીકળી ગયા. અમે અહીંયા જઈને જોયું તો આખો પુલ તૂટી ગયો હતો અને માણસો ત્યાં અંદર બધા પડેલા હતા. અમુક માણસો જે પુલનો ભાગ તૂટેલો હતો, એક સામેની સાઈડ હતો અને એક આ સાઈડ ભાગ તૂટેલો હતો, તો માણસો ટીંગાઈને બધાય ચડતા હતા. એમાં જે માણસો અમુક અફરાતફરી થઈ ગઈ હતી એ માણસો ચડવામાં અડધા માણસો પાછા અંદર પડી જતા હતા. હવે રાતે ત્યાં પછી અંધારું થઈ ગયું હતું, એટલે અમારી પાસે જે અમારે રસા આવે છે તે અમે ગાડી આવી, બીજી પણ ગાડી ત્યાં આવી ગઈ હતી, એટલે રાસાના હાંધા કરીને અમે જે માણસોને જે ટોચે હતા એને અમે ખેંચીને લઈ લીધા. तो ये लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी है, तो उसने उसके जो सुपरवाइजर है उसको जान की कि सर यहाँ कैजुअलिटी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा मैन पावर की और ज़्यादा एम्बुलेंस की, ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम हमारे सर जो थे, हमारे ऊपर जो ऊपरी अधिकारी जो होते हैं प्रोग्राम मैनेजर, हमने उसको बोला। इसलिए उस रात 10 से 11 बजे तक हमारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी 11 एम्बुलेंस है मोरबी डिस्ट्रिक्ट में, वो तो उसमें कार्यरत हो ही चुकी थी। लेकिन उसके बाद रात का 12 या 1 बजे आज मिस नज़दीक के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मिस सुरेंद्रनगर है, राजकोट है, जामनगर है, कच्छ है, वहाँ से टोटल 45 एम्बुलेंस यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी थी। और गवर्नमेंट की CHC PHC है, उसकी 26 से ज़्यादा एम्बुलेंस है, छोटी बड़ी सब करके, वो भी यहाँ डिप्लॉय हो चुकी थी। मीन्स टोटल 60 जितनी एम्बुलेंस थी तो इसी वर्क में थी। जो आदमी बचे थे वो तो उसको पहले उसी दिन में ही ले लगे थे, लेकिन नाइट में ऐसा सिचुएशन था, जितना भी मिलता था सिर्फ डेड बॉडी था। इतने छोटे बच्चों को मृत हालत में लोग ऐसे पकड़ कर हमारे बाजू में से गुजर रहे थे, एक के बाद। इसमें ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा मरे हुए हैं और उसकी माँओं का जो कल्पांत था, और बहुत हृदय को हिला देने वाला था। हम देख रहे थे उसके परिवार वाले, हम जहाँ पे सिक्योरिटी में लग गए कि नीचे कोई जाए नहीं, जाए तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ से वो भी गिरे, लेकिन वो बहुत हृदयद्रावक दृश्य थे, बहुत पीड़ादायक थे, जो किसी भी इंसान को हिला सकते थे। लेकिन प्रशासन वहाँ पहुँचने में, प्रशासनिक लोगों को हमने उधर देखा नहीं था, किसी को देखा था, पुलिस को देखा था, हमारे गांव के जो जांबाज तैरने वाले हैं, तरवैया है, ये सब लोग किसी को भी पूछकर अपना ऐसा शर्ट टी शर्ट निकाल के सीधा नीचे गिरते थे। एक ही मकसद था कि जो हो सके, किसी को बचा जा सके तो हम बचा लें। मुझे तो ये अजीब लगता है, ताजुब लगता है, मोरबी शहर में कहीं पर भी कोई गलत काम हुआ, आपने कहीं 2 गलत केबिन लगा दिए, तो हमारे ये पालिका वालों को वो तुरंत नज़र आ जाता है, वो हटा देते हैं। ये 4 दिन में झूलता पुल ब्रिज पे उतना ट्रैफिक हुआ, तो पालिका में से कोई वहाँ से गुजरता नहीं होगा, या पालिका के जो जवाबदार लोग हैं, अधिकारी है, प्रशासन है, ये सब बैठे हुए हैं, उसने किसी को पूछने की ये तस्दी नहीं ली कि आपने ये फिटनेस सर्टिफिकेट लिया नहीं, हमारी परमिशन ली नहीं, हमें खुला मुक्त समय बुलाया नहीं, फिर कैसे ये शुरू कर दिया। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक टूटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 141 पहुंच चुकी है। वो मेरा भतीजा, उसकी साली उसमें एक्सपायर हो गई और उसका सास भी थे,
वो 7 आदमी थे, उसमें से 5 आदमी उसमें चले गए। मेरा पूरा परिवार जा रहा था देखने के लिए, लेकिन मैंने मना किया भाई झूल तो इतनी गिरदी है तो आप तो कल दाना, तो सब रुक गए और ये मेमन लोग चले गए यहाँ से। उसमें 7 आदमी से इसमें से 5 चले गए। इसमें मेरा भतीजी की साली भी थी। क्या करूँ, इधर ही था, मैं इधर ही बैठा था, उसको मैं भी ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिली वो। बाद में उसकी लाश मिली करीब 9-10 बजे। मारो छोकरो गुजरी गयो पुलमां। मारो घरवाळो 20 વર્ષ પહેલા એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને 3 છોકરાઓ હતા, એમાં વચલો હતો। આના ઉપર જ મારું ઘર હાલતું હતું। આ બે તો કમાય પણ ઓછું, આના જેટલા નહોતા કમાતા। મારો છોકરો વયો ગયો, મારા ઘરમાં અંધારું થઈ ગયું છે। આ 3 વર્ષ ત્રીજું વર્ષ બેઠ છે, હું ચંપલ નથી પહેરતી, મેં બાધા લીધી છે। જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી ચંપલ નહીં પહેરું। छह आदमी चले गए, बाकी सब बचे। एक तो मेरी बहन थी जो गोंडल रहती, वो बहन ने भांजी दोनों चले गए। बहन थी 40 साल की ने भांजी 17 साल की थी। और एक राजकोट वाली बहन थी, वो 35 साल की थी, उसकी लड़की 6 साल की ने लड़का 3 साल का। और मेरी खुद की बेटी एक ने एक थी, वो 21 साल की थी। और 20 दिन बाद तो उसकी सगाई थी। પછી અમે પડી ગયા ફટ દઈને, તે ઊભા ન થઈ ગઈ ને કાંઈ થઈ જ ન ગયું। હાવ મારા પગ હાવ ભાગી પડી ગયા, મણકા બધું ભાંગી ગયું, બધું ઊભો થઈ ન ગુજરાય। મેં એને કલાક અડધી કલાક સુધી બેઠાડી, પછી એમ્બ્યુલન્સને બધે બચાવવાવાળા બધા આવ્યા। મારો ભાઈ થોડોક આગળ પડ્યો, હું આ બાજુ હતો, બધા અલગ અલગ થોડા વિખરીને પડાઈ। હું તો બેભાન જેવો થઈ ગયો હતો। મારી શેરીના 2-3 વ્યક્તિ છે ને, એ ઝૂલતા પુલે પાણી આવ્યા ને એ કીધું કે આ શેરીના છોકરા છે, એટલે ઘરે કોન્ટેક્ટ કર્યો, પછી મારા પપ્પાની બધા હોસ્પિટલે પહોંચી ગયો। હા તો જો ફરીમાં જો તો મણકાણીએ પાસે કર હજુ એમાં બહુ ગંભીર છે પડી ગઈ। બાકી ટેસ્ટ સ્ક્રૂ માર્યા પીઠમાં આમાં, એની હિસાબે પગની નસ કપાઈ ગઈ મારે પેડા ભેગી, એટલે પગ હાલી ન વાગે મને। આ પગના આમ કઈ જ ન કે પંજાર્યા ઊંચા ઊંચા ન થાય કંઈ, એનામાં જ જેમ લટકી રહે। આમ આપણે આગળ પાછા કરવાને ન થાય, હલીને એ થઈ જ ન ગઈ એવું છે। દાંત પછી થોડાક પહેર્યો ને ત્યાં હલી જ ગયો તો, પછી હાલી ન ગઈ, પહેર્યો પાછો પતી જ ગયું, નીકળી ગયો। પેલા બધું દાંતની એ 2 નંબર જ છે, બે બાજુ ને એ 2 નંબર થઈ ગયા। ઘરે દેખાડવા ગયા ને તો કે દાંત તો હજી તમારા બધા ડેમેજ થઈ જ ગયા છે। એટલે 2 મહિના લગી તો સતત એ એક ધારો પડખું નથી પહેર્યો, એવી સિચ્યુએશન હતી। આને જોવે ને તો શેરીમાં ઘણાને યાદ આવે। હા આ છોકરો નીકળે પેલા હાલતો ચાલતો ઝૂલતા પુલ પહેર્યો, પછી આવી હાલત થઈ ગઈ, પછી ઝૂલતા પુલ યાદ આવે। वो मैं और पुल टूट गया है तो मैं सीधा पानी में चली गई थी। टायर में से लेके बचा लिया मुझे, और फिर बाहर निकाला तो मैं तो बेहोश थी, पता नहीं था। और फिर मुझे अस्पताल ले गया। वो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने ऐसा बोला कि बच नहीं पाएंगे, राजकोट ले जाओ। तो वो नखस्त्र हॉस्पिटल है ना, उन लोगों ने बोला कि आप वहाँ हमारे यहाँ ले लो, हमारे से जो हो पाएगा हम करेंगे। उन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट किया, फिर मैं बच गई। इसमें से मेरे बुआ के 3 लड़के चले गए, मेरा भाई चला गया और ये मौसी की लड़की चली गई।
और मैं और मेरा छोटा भाई बच गए। दोपहर को तो मेरे को बोल रहे थे क्या कि मेरा मामा का लड़की की सगाई थी ना, तब वो देखा तो क्या पापा ऐसा हमारा नहीं करना, सत्य फूल के स्टेज जो बनाना था ना वो मेरे को बोली थी इधर बैठ के, जो तुम बैठे ना वहीं मैं बैठा था, मेरा पाँव के पास वो बैठी थी, मैं बात कर रही थी। उसको भी उमंग था, हमारे को भी, क्योंकि पहला प्रसंग था, इसकी वजह से मैंने मकान लोन पे मकान बनाया, मैंने फर्नीचर भी सब करवाने का था कलर, तो ऐसा हादसा हो गया, फिर अभी कुछ कराया नहीं, ऐसे ही रखा है। ડોક્ટર સાહેબે એવી રીતે કીધું અમને બોલાવી કે ભાઈ છે ને હાલી નહીં શકે કે ઓપરેશન કે તમે ગમે ત્યાં આવી કે વર્લ્ડમાં આખામાં ક્યાંય આની દવા જ નથી એમ કીધું, એટલે અમે નકર અમદાવાદ લઈ જાય કે ગમે ત્યાં કે નહીં આપણે લઈ જઈએ, ભલે ને ભીખ માંગીને આને હાજો કરી, પણ ખાવું જોઈએ ને ડોક્ટર એમ કહે છે ગમે ત્યાં લઈ જાઓ ને દુનિયામાં, પણ આની કે નથી આવે, આવા પગ થઈ ગયા ને એટલે કે ન હાલી શકે, કોઈ દી કાંઈ નથી થયું એ કોઈ છોકરાને, પણ આવ્યું ત્યારે ખામટું આવી પડ્યું। આ ઈ પુલમાં ઈ ગયા હશે તે ભેગા તો પડ્યો હશે, તો ઈ બે આ એક અડધો પાણામાં પડ્યો ને અડધો ઓલી વેલું આવે ને એમાં ગરી ગયો, તો એ જેમ તેમ કરીને પોતે હાથે નીકળી ગયો બારે અને ઓલું થઈ ગયું, તો એને આમ ભાનમાં હતો બધું, આમ એને માથામાં કોઈ જાત નહોતો, એટલે બધું એના નજર સામે જોયું, બધા રાડું પાડતા હતા, બચાવ બચાવ કરતા હતા ને બધું આણે જોયું છે, આને કાંઈ ખબર નથી, નાના એ તો બેભાન થઈ ગયો હતો, એટલે એને દવાખાનામાં મને કાંઈ ખબર નથી, આ તો દવાખાનામાં મને એમ કહેતો તમે ચિંતા ન કરતા, એટલે ટેચરમાં લઈને આવ્યા ને તો એને એટલું બધું વાગી ગયું તોય। ये ऑपरेशन करीब 24 घंटे चला था। 24 घंटे में 55 से ज़्यादा लाश तो सिर्फ 108 में ही ट्रांसफ़र हुई थी। एक एम्बुलेंस में वो तब सिचुएशन ऐसी थी, वरना नॉर्मली तो हम एक के साथ एक ही पेशेंट लेते हैं, उस दिन 2, 3, 4 इतनी लाशें एक साथ डिप्लॉय हो रही थी। હું ગઈ હતી અહીંયા મારી છોકરી ગોતી પણ મને ન મળી, હું ગાંડાની જેમ ગોતી હતી મારે છોડીને, એક દવાખાના મોરબીમાં બાકી નથી મૂક્યા, અને અમુક લોકો એમ કહેવા માંડ્યા કે રાજકોટ લઈ ગયા તો મારા મોટા બેન અહીંયા રાજકોટ રહેશે, મેં એમને ફોન કરીને કીધું રાજકોટની હોસ્પિટલમાં તમે તપાસ કરો જો એમ મળી જાય તો ન મળી, પછી મને રાતે અમને 3 વાગે મળ્યા, મેં સરકારી દવાખાને હતી 3 વાગ્યાની લાશ જ આવી। वो जॉब करता था, हाँ पूरा खर्चा, वो हम गांव में रहते थे और गांव में से हमें 2-3 महीने हुए थे यहाँ मोरबी आए हो, और ऐसा हो गया, और भाड़े पे रह रहे हैं हम लोग, हमारा मकान भी नहीं है घर का, और मेरे पापा का मगज की दवाई चल रही है, मैं भी जाती थी काम पर मुझसे नहीं होता, और क्या है ना वो पानी पी गई थी ना तो मेरे फेफड़े में फूंक हो गई थी, वो रोटी में कैसी हो जाती है, तो डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा काम करने से, रोने से, तो काम तो मुझसे होता नहीं है, तो भी मैं नहीं चाहती हूँ, तो छोटा भाई पे ही घर चलता है। तो क्या है कि अल्लाह का करम हो गया कि सब निकल गए, ये 6 नहीं निकले, वो भी क्यों नहीं निकले मालूम, का जो प्लेट है ना ऊपर गिरी ना 6 को लग गया था, तो मेरी लड़की को इधर लगा था, तो गोंडल वाली बहन है उसका हाथ टूट गया था, केड़ में लग गया था, तो छोटी बहन है उसको भी माथे में लग गया था, और भांजी है उसको भी माथे में, 2 ही खाली पानी पी के राजकोट वाला भांजा और राजकोट वाली भांजी दोनों, बाकी सबको लग गया है ना उसकी वजह से। મારું કોઈ છે ને મારા છોકરા સિવાય મારું કોઈ કુટુંબ નથી, કોઈ સગાવાલાય નથી, મારું કુટુંબ એક જ છે, બસ અમે 4-5 જણા છે ને એ જ, મારી આગળ પાછળ કોઈ નથી। હજી મારી બેબી અહીંયા આવીને એને હજી મારે 2 વર્ષ જ થયા હતા અમદાવાદથી, અમદાવાદ જ મોટી થઈ છે, મોરબી કોઈ દી નથી જોઈ।
મારો ઘરવાળો એક્સપાયર થઈ ગયા એને આજકાલ 17 વર્ષ થયા. મારી બેબી ત્યારે 9 વર્ષની હતી. बाकी हमारा मोरबी का तुम अभी रुको, शाम को 6 बजे के बाद तुम्हारे को नया बस स्टैंड जाना 1 घंटा लगेगा. हाँ, इतना ट्रैफिक होता है. तो ये बना तब रबरगढ़ से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक पूरा रोड खाली करवा दिया था सब आम पब्लिक ने. पूरा साथ दिया था. ऐसा कोई किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, कि ये कोई नहीं. आपकी बेटी को आप कितना याद करते हो? अरे एक दिन ऐसा नहीं है कि याद ना आवे. सुबह उठे वहाँ से कि रात को सोया तब तक मैं तो 10-12 बार याद आ जाती. ये तो एक दिन નથી એમ ભૂલતા, રોજ યાદ આવે. કાંઈ એમ એક મામલો વયા જાય સવારમાં તૈયાર થાય ને સ્કૂલે જવામાં, બા મારા ડબલમાં પાણીની બોટલ પછી તૈયાર કરી દઈ. કાંઈ યાદ આવે સવારમાં 7 વાગે. मैं उस तरफ देखती ही नहीं हूँ. देखती हूँ तो हम रोना आ जाता है कि ये वही पुल है जहाँ हमारा घर पूरा बर्बाद हो गया. मेरा पूरा घर मेरे भाई पर चलता था. वो नौकरी करता था और पूरा घर चलाता था. और अभी भी 2 साल हो गए तो ऐसा लग रहा है कि अभी आएगा और हम लोगों को बुलाएगा कि आप लोग कैसे हो. દિવાળી આવે, અમારા તહેવાર આવે ત્યારે અમને કેવો યાદ આવે અમારો છોકરો. મારા છોકરાને સપના કેટલા હશે. मेरा बने भी है दोनों को अभी होटल में खाते हैं रोज डेली. आज 2 साल हो गया. कपड़े भी बाहर धुलवाना पड़ते हैं, खाना भी बाहर खाना पड़ता है क्योंकि उसके माँ बाप तो है नहीं. तो भाइयों में तुमको मालूम ही है कोई करे या ना करे. अभी 2 साल हो गया होटल में ही खाते हैं. मेरे से ज़्यादा तो उसको दुख है. અમે સહી અલગ બરાબર. મમ્મી વહેલા વહી ગયા, ભાઈ વહી ગયા, પપ્પા વહી ગયા, મોટા પપ્પા દીકરો એક હતો એ વહી ગઈ. અને કોઈ વધારે છે નહીં, મામાય નથી. મારો છોકરો એવડો મોટો જુવાન છો રૂંધાઈ ગયો ત્યારે મારે લગ્ન કરવા થાય એટલે તમે આ મકાન ને શું કરવું? એ તો 20 વર્ષનો થાય તો આપણે મકાન ને એવું કાંઈ હોય તો આપણા છોકરાને ક્યાંક આપણે કરી તો કોક આપણા ઘરે દીકરી દઈએ. હવે આનું આવું થઈ ગયું તો મારે શું કરવાનું? જુવાન થઈને આપણે છોકરાની આશા હોય ને. આ તો ઠીક બે ગયા હતા તો આને એકને જવું થયું ને. આ ભગવાનનો જેટલો આપણે આભાર માનીએ એટલો ઓછો કે આને તો સારું છે મારે નાનકડાને તો. બેન એવું થઈ ગયું તો શું કરત? આ એક તો આવો થઈ ગયો. તહેવારમાં બધા છોકરા હાડી કાઢીને બધી જાતા હોય આ ન જાય કે કેવું થાય? એના હિસાબે અમે નથી જાતા. યાદ તો બહુ આવે સાહેબ, પણ શું કેને કેવા જવું હવે?
વસ્તુ અમે યાદ કરશું તો આ વિચારવાની કોઈ અમને દઈ દેશે. હું તો એમ જ કહું છું સરકારને, હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું, રૂપિયા નથી જોતા. કોઈ મારી દીકરીને પાછો આપી આપતું હોય ને તમારા રૂપિયા નથી જોતા, તમારે સોળી મને દીધી. याद ही रहता है, तुरंत नज़ारा सामने आ जाए. मेरे को नहीं, आम पब्लिक को याद रहता है. अजू तक मोरबी वाला कोई भूला नहीं है. 2 साल हो गया है, तुम किसी को भी पूछो तुरंत बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था. जिसका गया है ना उसको तो याद है, पर जिसका नहीं गया ना उसको भी याद है. एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हमें उसकी याद नहीं आई. પુલ બાજુથી એમ થાય ને, એમ જોઉં છું આમ, એને એમ થાય છે એ રસ્તે તો જવું જ નથી. દુઃખની વાત છે કે ઘણું 135 જણા, એમાં 21 બાળકો તો મા બાપ વિનાના, કોઈને મમ્મી નથી, કોઈને પપ્પા નથી. પછી બધા પરિવારમાં એક પરિવારમાં 6 જણા. અને આવી ઘટના બહુ મોટી થઈ અને અમને મોરબીને કાંઈક 21 વર્ષે આવી ઘટના થાય. એક પેલા હોનારત આવ્યું, એ પણ નજરે જોયું, હોનારતમાં પણ કામ કર્યું. હુકમ આવ્યો તે ધારાસભ્ય હતો, બ્રિજ ઘટ્યું તે માજી ધારાસભ્ય હતો. પણ આ 3-4 કામ જોયા પછી ઘણું બધું આમ મોરબીને આવી આફત આવે. પણ એક વસ્તુ તો કહું, મોરબી પાણીવાળું. आज 2 साल बीत गए हैं, कभी आपको सिचुएशन कभी दिमाग में याद? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो क्या कैसा आदमी, इतना चिल्ला रहा था आदमी. अभी अभी कभी निकलते हैं ना, देखते हैं तो वो दिखा देता है कि यार क्या था, कि ये आदमी, ये लाश, ये सब, वो कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा होता है, ऐसा एहसास होता है इतना. મારી જેટલી તાકાત હતી, મારાથી થાય એટલું એને ખૂબ જ જે દેવડાવ્યું. મરી ગયા પછી ગમે એટલું દે તો ઓછું. ભગવાન પાસે પહેલાં પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આવું વિઘન ન આવવું જોઈએ. વિઘન આવ્યા પછી ગમે એટલું દઈને કરોડોથી ઓછું હોય. બધાએ પરિવારને એક લાખ રૂપિયા કોઈ સંસ્થાએ આપ્યો, કેન્દ્ર સરકાર, ગુજરાત સરકાર, સ્ટેટે, એવી રીતે. एक समय था जब हमारे यहाँ दरबारगढ़ के पास 8-10 सुबह को बस बाहर के टूरिस्टों की पड़ी रहती थी, लेकिन आज एक भी बस दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मोरबी में देखने जैसा कुछ है ही नहीं. मणि मंदिर बंद है, ये पुल पे ट्रैफिक है, फिर ये ब्रिज टूट गया. मतलब जो भी हमारी राजकीय विरासतें थी वो अब सब खत्म हो गई है. सर, ये जो पूरा हादसा हुआ, वो हादसे के पीछे आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? पालिका जिम्मेदार है या फिर जिसने ये पूरा मेंटेनेंस लिया था वो कंपनी है? મારા આજે 63 વર્ષ થયા. કુદરતી મોરબી ઉપર આફતો આવે છે ત્યારે 4000 માણસો આપણા મોરબીના પડી ગયા હતા. એ પણ કુદરતી ડેમના પાટિયા ન ખુલ્યા, મશીન બંધ થઈ ગયું, લાઇટ ન આવી અને ડેમ તૂટ્યો. બીજો એવો ને એવો ભૂકંપ આવ્યો, ત્યાં પણ એવી આફત આવી. એટલે મોરબીમાં આ ત્રીજી આફત છે બ્રિજની, એ પણ મોટી આફત. એટલે કુદરતી આફતો મોરબીને આવે એનો સામનો કરવો પડે. પછી તો હવે ખોટી રીતે કોઈ વાક કાઢતા આનો વાક છે, આનો વાક છે, એ મારા માટે, મારા અનુભવ પ્રમાણે અમે અમારા કમનસીબે મોરબીના કે દર 21 વર્ષે કાંઈક ને કાંઈક વિઘન આવે. કોર્ટમાં કેસ હાલે, હવે કોર્ટ કરવાની છે. સરકારે સરકારનું કામ કરી લીધું હોય. કોર્ટમાં જે જજમેન્ટ દેશે એ જજમેન્ટ ઉપર શિરો માની આવે. કોર્ટથી તો કોઈ ઉપર હે નહીં. ભગવાન ને કોર્ટ બે આપણે સરખા ગણતા હોય. એટલે કોર્ટ જે નિર્ણય લેશે એમાં કાંઈ કોઈ રોકી નથી આપવાનું. અને કુદરતી જે આફત આવી, મેં કીધું કે 21 વર્ષે આવે છે, 44 વર્ષ પછી આ આવી. એટલે હવે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી સમગ્ર મોરબી કે બીજી વાર આવી આફત ન આવે. सर, इन फ्यूचर में कभी ये वापस ब्रिज को मेंटेन करके वापस स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? મેં ધારાસભ્ય તરીકે મને રસ છે બનાવવું,
પણ અહીંયા જઈને તો આમ કંઈ હૂતું જ નથી. કે હું ખુદ જ 5 કલાક અંદર પાણીમાં પડ્યો હતો તો બ્રિજ બનાવવાનું મગજ ક્યાંથી દોડે મગજ. એટલે જોઈ મોરબીને આજે મારું મોરબી સ્ટેટે આજે મણિ મંદિર બનાવ્યું છે, ઝૂલતો પુલ બનાવ્યો હતો, દરબારગઢ બનાવ્યો, નગર દરવાજો બનાવ્યો, આવું ઘણું બધું મોરબીને જે જોવાલાયક છે એવું બનાવ્યું છે. એના માટે જરૂરિયાત છે, પણ એવી બધા સાથે મળીને વિચારી, એકલાને નિર્ણય ન લેવાય, સમગ્ર ગામને વિચારીને સાથે મળી અને એવું હશે તો બધા કહેશે તો રજૂઆત કરશે. इसका तो अनुमान किया जा सकता है, लेकिन मैं कभी ऐसा सोचता हूँ कि झूलता पुल का जो पिछले वाला जो हिस्सा है वहाँ पे अभी BAPS का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है स्वामीनारायण का. तो शायद ये लोग अगर अपने हाथ में ये प्रोजेक्ट लें तो उनको फ़ायदा ये हो सकता है कि एक तो ये गांव का बहुत बड़ा नजराना, एक अजायबी जैसा है, हैंगिंग ब्रिज, वो भी शुरू हो सके और जो भी उनके फॉलोअर्स है BAPS के, उनको आने जाने में बहुत बहुत आसान हो जाए. बस यहाँ से गए, पुल क्रॉस किया, सामने मंदिर आ गया, वो भी एकदम नज़दीक हो जाए. शायद ये मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान है, ऐसा शायद हो सकता है. और तो कुछ मुझे लगता नहीं कि कोई ये अपने हाथ में ले, क्योंकि इसकी बदनामी इतनी हो चुकी झूलता पुल की. मेरा भाई की लड़की है, गोद मैंने ली है. कितने 6 दिन की थी मैंने ले ली. ये जब मेरी लड़की का 7 महीना हुआ ना, उसके बाद इसका जन्म हुआ. तो फिर मैंने नाम भी उसका वही रखा, क्योंकि वो लड़के का भी वही महीने में जन्म था, 5वें महीने में, इसका भी 5वें महीने में. तो इसका भी नाम है नफीसा ही रखा. और इतने साल से दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 7-6 बजे तक झूलता पुल खुला रहता था और पूरी पब्लिक ही दिखाई देती थी. अब जो ये झूलता पुल टूट गया, यहाँ कोई पब्लिक नहीं थी. ऐसा यहाँ झूलता पुल टूट गया तो मोरबी का वो नाक बोलते हैं ना, वो चला गया.